तो बच्चों गुड मॉर्निंग। शुरू करें आज की क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स। करें शुरू कुछ एग्जांपल्स। पिछले लेसन में हमने कुछ एग्जांपल किए थे और पिछली बार की तरह भी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट फिर करता हूँ कि अगर आप कोई डाउट है आपके पास, ये जो नीचे मोबाइल नंबर चल रहे हैं इन पे व्हाट्सएप कर दो या ईमेल लिखा हुआ है तो। और मैं अपने इस लेसन को वीडियोस को 24 घंटे के लिए तो सिर्फ अपनी साइट पर रखता हूँ, वेबसाइट पर रखता हूँ और उसके बाद इनको पब्लिक भी कर देता हूँ। तो पब्लिक वाले में यूट्यूब में सर्च करके जुगलाल महिला के नाम से सर्च करके और आप चाहें तो उनमें कमेंट लिख सकते हैं, अपने डाउट लिख सकते हैं। और आपको ज़्यादा लेसन ज़्यादा वीडियोस फटाफट चाहिए तो भी आप लिखिए, वरना उदासीनता बनी रहती है, मैं भी आलसी हो जाता हूँ और लगता है कि आप भी आलसी हो गए। तो ठीक है, शुरू करें। पिछले लेसन में भी मैंने कुछ एग्जांपल किए थे, अब फिर करते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जांपल्स करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 1 है, देखिए कोई सरफेस है, उस सरफेस का वर्क फंक्शन है सपोज 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसके ऊपर जो लाइट फोटोन या रेडिएशन फोटोन आके पड़ा है उसका जो एनर्जी है, हर एक फोटोन की एनर्जी वो है सपोज 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सिंपल सा सवाल ये है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्या इलेक्ट्रॉन एमिटेड होंगे उस सरफेस से, और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, यानी अवरोधी विभव क्या होगा, और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो क्या क्या बात है, एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं, यस या नो। अगर होगा तो उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड क्या होगी, स्पीड, और स्टॉपिंग पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल Vs या उसे V0 कह सकते हैं। ये हमें इतना सारा निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि देखिए वर्क फंक्शन का मतलब है इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकलने के लिए, और उसे मिल रही है इतनी, तो जरूरत से ज्यादा मिल रही है, तो जो एक्स्ट्रा मिल रही है उसका क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। और क्या मतलब, यहाँ पर जो फोटोन की एनर्जी है वो ग्रेटर है वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन को W0 भी कह सकते हैं, ग्रेटर है, और ग्रेटर है इसलिए यस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, होकर रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, निकलेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी होगी, सिंपल सी बात है कि हम उसे 5.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहे हैं और ज़रूरत है उसे 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की उस सरफेस के लिए। तो कितना एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं हम दे रहे हैं 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। ये जो 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा एनर्जी है यही है काइनेटिक एनर्जी, यही है काइनेटिक एनर्जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितना 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से जूल में कन्वर्ट करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.4 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, -19 से इंटू करके, ये बन गया जूल। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे, तो इतना जूल हो जाएगा। अब वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है ना, तो हाफ mv² इक्वल ke, तो v क्या होगा, v होगा √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। वही फार्मूला, वही फार्मूला लिख देता हूं, हटा दूंगा फिर। क्या फार्मूला था वो, हाँ चलो यहाँ लिख देता हूँ, ये जूल में एनर्जी हो गई हाफ mv² इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो इससे v क्या निकलेगा, 2 वहां चला जाएगा ऊपर, m चला जाएगा नीचे, और स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, बस यही तो है। तो ये हटा दूं इसको, सुंदर नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी है। वैल्यूज क्या क्या रखेंगे,
यहाँ इस फार्मूले में जो वैल्यू रखेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी को जूल में ही रखना पड़ेगा, जूल में ही रखना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जूल में कितनी है, ये रही जूल में 1.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड अपॉन मास ऑफ व्हाट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये इतना मीटर पर सेकंड होगा। अब आप इसको ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर आता है, आ जाएगा। हाँ, इसमें छोटा सा प्रश्न एक और भी पूछ लिया कि बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे निकालेंगे, वी एस निकालना है ना हमें, तो E इंटू वी एस, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इंटू वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल ही तो काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल मान लो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 1.4 वोल्ट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, सपोज इस तरह का क्वेश्चन है कि कोई ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट वो किसी सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कर सकती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एमिट करा सकती है। तो बताओ कि इनमें से कौन कौन सी रेडिएशन या लाइट्स है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट श्योरली करा पाएगी। जैसे येलो लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। रेड कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। गामा रेज करा पाएगी, नहीं कर पाएगी। इसी तरह अल्ट्रावायलेट करा पाएंगे, नहीं किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। और एक और ले लेते हैं, चलो हीट रेडिएशन से निकलेगी कि नहीं निकलेगी। और तीसरा सॉरी अगला पॉइंट है कि जब ग्रीन लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है किसी सरफेस के लिए, तो एक कोई कार है, कार जिसकी हेडलाइट सपोज ग्रीन है और वो कार कमिंग क्लोजर पास आ रही है, तो क्या वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगी। द कार इज कमिंग क्लोजर। ये बताइए क्या हो सकता है। इनके आंसर्स हालांकि है तो यस नो टाइप के ही, लेकिन क्या हो सकता है। पहला कि जब ग्रीन लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है तो क्या येलो कर सकती है क्या। श्योरली बताइए, कर सकती है नहीं कर सकती है। तो देखो पुरानी बात याद करो, ये था विबग्योर, बेनी आहा पिनाला, बैंगनी नीला आसमानी हरा येलो ऑरेंज रेड कलर्स है ना विबग्योर। तो लेमडा इधर बढ़ता है, लेमडा इधर रेड की तरफ बढ़ता है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो वॉयलेट की तरफ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। तो हमारे पास क्या है कि पहले ग्रीन लाइट था, ग्रीन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। अब की बार का है कि येलो है तो मतलब वेवलेंथ बढ़ गया, वेवलेंथ बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, यानी कि उस फोटोन की एनर्जी कम हो गई। तो एनर्जी कम हो गई तो शायद वो न कर पाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, सिंपल बात। रेड कर पाएगा क्या, रेड का तो वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो वो तो ग्रीन लाइट के फोटोन से रेड लाइट का फोटोन तो बहुत ज़्यादा वीक होता है, बहुत ज़्यादा कम एनर्जी वाला होता है, वो तो एब्सोल्युटली नो, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसी तरह क्या गामा रे कर पाएगी, गामा रे, यस, गामा रे तो सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली रेज होती है। गामा रेज का जो वेवलेंथ होता है वो गामा रे का वेवलेंथ होता है 10⁻⁻15 मीटर, या इसे कह सकते हैं एक फेम्टोमीटर, एक फर्मी कह सकते हैं। तो सबसे कम वेवलेंथ वाली वेव होती है गामा रेज। तो गामा रेज तो कर ही पाएगी, पक्का ही कर पाएगी, इससे ज्यादा एनर्जी वाली तो कोई रेज होती नहीं है, इसलिए तो वो कहते हैं ना गामा पहलवान, गामा रेज सबसे तकड़ी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होती है, ठीक है। फिर क्या अल्ट्रावायलेट रेज कर पाएगी, अल्ट्रावायलेट रेज
पराबैंगनी किरणें, यस, पराबैंगनी किरणें कहाँ होती है? पराबैंगनी किरणें इस एरिया में होती है, इस एरिया में होती है, मतलब वॉयलेट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है, वॉयलेट से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है। तो जब ग्रीन ही लाइट निकालने में सक्षम है, एनेबल है, एबल है, तो वॉयलेट और अल्ट्रावायलेट क्यों नहीं निकाल सकती? निकाल सकती है, ठीक है। एक्सरेज, गामा रेज भी अल्ट्रावायलेट रीजन में भी आती है, में ही आती है, ठीक है। क्या हीट रेडिएशन एनर्जी निकाल पाएगी? हीट रेडिएशन, हीट रेडिएशन कहाँ होती है? हीट रेडिएशन तो होती है इस एरिया में, जिसे कहते हैं इंफ्रारेड, जिसे कहते हैं इंफ्रारेड रीजन। तो इस इंफ्रारेड रीजन में होती है हीट रेडिएशन। हीट रेडिएशन की वेवलेंथ तो बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए एनर्जी बहुत कम होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। देखो इधर है एनर्जी, इस पार्ट में एनर्जी है बहुत कम, और इधर है एनर्जी ज्यादा, क्योंकि इस तरफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है ना, ऐसे। तो हीट रेडिएशन तो नहीं निकाल पाएगी, ठीक है। और हमने कहा कि कार इज कमिंग क्लोजर, कार है जिसकी लाइट ग्रीन है, वो पास आ रही है, तो ये है डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट ये होता है कि जब लाइट का सोर्स पास आ रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, दूर जा रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है। और तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसमें हीट भी है, रेडिएशन भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के मामले में एक सिंपल सी बात होती है कि इनका जो डॉपलर इफेक्ट स्टडी करते हैं तो सिर्फ सोर्स की वेलोसिटी देखी जाती है, ऑब्जर्वर या व्यूअर की वेलोसिटी या स्पीड का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ सोर्स की स्पीड देखी जाती है, ठीक है। तो हमने कहा है कार ग्रीन लाइट की है, वो क्लोज आ रही है, क्लोज आने का मतलब है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी मतलब एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो यस, जब ग्रीन लाइट कर पा रहा था, तो ग्रीन लाइट का सोर्स पास आ रहा है तो और ही ज्यादा पॉसिबल है कर पाएगा। हाँ, दूर जा रहा होता तो फ्रीक्वेंसी घटती, फ्रीक्वेंसी कम होती, फ्रीक्वेंसी कम होती तो फिर शायद नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा ऑरली करने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड एक सिंपल सी डिवाइस भी है, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, समझ गए? ये है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी, फोटो मतलब लाइट होता है, फोटोन होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी इस तरह से रेडिएशन पर वर्क करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल है क्या चीज वास्तव में? फोटो इलेक्ट्रिक सेल वास्तव में एक स्विच है, ऑटोमेटिक स्विच कह सकते हैं इसको, ऑटोमेटिक स्विच है, स्विच है। मतलब देखिए यहां हमने ये मोटर लगा रखी है, ये मोटर है, ये स्विच ऑन किया हुआ है, डॉट इसके अंदर लगा दिया, इसका मतलब ऑन हो गया, ये ऑन किया हुआ है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये मोटर या मीटर जो भी है ये चालू नहीं होगा, ये मोटर या मीटर जो भी है ये चालू नहीं होगा, ऑफ रहेगा। क्यों? क्योंकि एनोड और कैथोड आपस में जुड़े हुए थोड़ी है, देखो इनके बीच में गैप है इतना, ये टच नहीं किया हुआ है दूसरे को, तो इसलिए सर्किट कंप्लीट नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट क्लोज, सर्किट क्लोज का मतलब होता है चालू, ऑन, तो ऑन नहीं है इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये एनोड कैथोड आपस में जुड़े हुए नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर लाइट पड़ती है कैथोड के ऊपर, ये जो कैथोड है ना, ये कैथोड, इसे हम कहते हैं, कैथोड को कहते हैं एमिटर, एमिटर मतलब उत्सर्जक। ये इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा, कब? जब इसके ऊपर लाइट आके पड़ेगी, लाइट का मतलब रेडिएशन आके पड़ेगी। लाइट तो सिर्फ विजिबल होती है और रेडिएशन इनविजिबल भी हो सकती है, विजिबल भी हो सकती है। तो कोई रेडिएशन ऐसी आके पड़ी जो हमें नहीं दिख रही है, जैसे वो अल्ट्रावायलेट रेजन की है, एक्स रेज है, गामा रेज है, हमें नहीं दिख रही है, तो क्या हुआ? रेडिएशन तो है ही है वो। तो ये एमिटर कहलाता है, जब इसके ऊपर फोटोन आके पड़ेंगे तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, ठीक है। एनोड को कहते हैं कलेक्टर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड एमिट करेगा उनको वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर है, कलेक्ट करेगा, गैदर करेगा, इकट्ठा करेगा, इस तरह से। तो देखो इसकी वर्किंग समझनी है अगर, तो देखो ऐसे होता है, ये देखिए इस तरह से लाइट आके पड़ती है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और देखिए मोटर या मीटर जो भी ये चालू हो गया, ठीक है, अब बंद हो गया अपने आप। जब तक, दोबारा देखो, जब तक लाइट आके पड़ेगी कैथोड पर तब तक कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये देखो ये चालू हो गया, ये देखो, ये मोटर देखो ये चालू हो जाएगी, मोटर है या मीटर जो भी है,
कोई काउंटर हो सकता है, कोई मोटर हो सकता है, कोई मीटर हो सकता है, बल्ब हो सकता है। बल्ब हो तो बल्ब जलने लग जाएगा बस, और क्या। ये बल्ब इस तरह से, ठीक है। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इस तरह से होता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। हाँ, एक फोटो वोल्टिक सेल होता है, वो अलग चीज है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसमें तो क्या है कि वो लाइट को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, वो फोटो वोल्टिक सेल होता है, वो बात की बात है। इस तरह से फोटोन, ये लेंस होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये मोटर, ये मीटर चालू हो गए। तो यहां से स्विच तो ऑन ही रहेगा, ये ऑफ है तो लाइट पड़ेगी नहीं, फिर तो चालू नहीं होगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन सर्किट कंप्लीट होते हुए भी नहीं चलेगा अगर सर्टेन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आके न पड़े तो। सर्टेन स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आके पड़े, चाहे विजिबल लाइट हो या इनविजिबल हो, पड़ेगी तो ही लाइट, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल हो गया, ऑटोमेटिक स्विच है। तो रेडिएशन पड़ेगी तो ये ऑन हो जाएगा, नहीं पड़ेगी तो ऑफ हो जाएगा। इसका कहाँ कहाँ यूज होता है आइडिया लगा सकते हो। जैसे हैंड सैनिटाइजर जो होता है उसमें इसका उपयोग हो सकता है कि जैसे ही उसका जो जेट होता है जिससे सैनिटाइजर बाहर निकलेगा, उस जेट के नीचे हाथ करते हैं तो हाथ से रिफ्लेक्ट होके लाइट पड़ती है इस फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर, और ये मोटर को चला देता है, जिससे मोटर पंप कर देती है सैनिटाइजर को बाहर, इस तरह से। या कुछ ऑटोमेटिक गेट भी होते हैं जिनके ऊपर रेडिएशन पड़े, रेडिएशन पड़ते ही वो गेट खुल जाते हैं, रेडिएशन न पड़े तो वो स्प्रिंग के कारण बंद हो जाते हैं, इस तरह से। इसी तरह चोर पकड़ घंटी, बर्गलर्स अलार्म में भी इसका यूज होता है। ऐसी इंडिविजुअल रेडिएशन पड़ती है जो चोर को नहीं दिखाई देती, लेकिन चोर की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर इसके ऊपर पड़ेगी, और पड़ते ही इसकी यहाँ जो मोटर लगा रखी नहीं है, मोटर की जगह घंटी लग जाएगी तो घंटी बज जाएगी। इस तरह से होता है, ठीक है, इस तरह से ये होता है। अब देखिए हम क्या करें, अब हम शुरू करें इस लेसन का दूसरा पार्ट, वो और भी छोटा है, और वो है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, यानी ड्यूअल नेचर ऑफ मेटर, यानी पदार्थ की द्वैत प्रकृति। ये आइडिया आया कहां से, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, और द्वैत प्रकृति है क्या वाला, क्या मतलब हुआ, ड्वेल कैसे हुआ, ये देखिए कोशिश करते हैं हम। ये हिंदी में इसे कह सकते हैं पदार्थ की द्वैत प्रकृति। द्वैत, द्वैत, द्वैत का मतलब होता है दो, यानी दोनों, दोनों रूप, पदार्थ के दो रूप, ड्यूअल, दो। कुछ व्यक्ति होते हैं ना ड्यूअल, ड्यूअल कैरेक्टर, तो लोगों को समझ अच्छे बन जाते हैं, अंदर से बड़े बहुत खोटे होते हैं, तो वो भी ड्यूअल कैरेक्टर वाले लोग होते हैं। तो पदार्थ की, मैटर की ड्यूअल नेचर, पदार्थ की द्वैत प्रकृति, और वैसे ही प्रकाश की भी होती है द्वैत प्रकृति, लाइट की। एक साइंटिस्ट था डी ब्रोगली नाम का, डी ब्रोगली। उस डी ब्रोगली के दिमाग में ये आइडिया आया, क्या आइडिया आया, उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई जैसे लाइट के दो रूप हो सकते हैं, लाइट यानी प्रकाश, लाइट वेव जो होती है वो दो फॉर्म में होती है। दो फॉर्म में कैसे, एक तो लाइट वेव के रूप में होती है जो हाइगेन ने बताया था, हाइगेन्स वेव नेचर। इस वेव नेचर से हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, इंटरफेरेंस व्यतिकरण, रिफ्रैक्शन विवर्तन, पोलराइजेशन ध्रुवण, ये इस वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कुछ फिनोमेना ऐसी होती है जहां पर लाइट सरफेस से रिएक्ट करती है, इंटरेक्ट करती है। उन फिनोमेना को समझने के लिए, उन घटनाओं को समझने के लिए प्रकाश की फोटोन नेचर, जो कि आइंस्टीन ने बताई थी, अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटोन नेचर ये कहती है कि प्रकाश जो है वो कंटिन्यूस नहीं होता, वो फोटोन्स के रूप में होता है, एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होता है, एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होता है। इसका मतलब लाइट की भी दो नेचर है, एक तो फोटोन नेचर, फोटोन मतलब लाइट के पार्टिकल, बस वो मास पार्टिकल नहीं है, वो एनर्जी का पैकेट है। और एक वेव नेचर, वेव मतलब कंटिन्यूस, वेव नेचर कंटिन्यूस नेचर हो गया, और फोटो नेचर जो है वो डिसकंटिन्यूस नेचर हो गया, पार्टिकल नेचर हो गया। तो जिस तरह से लाइट के दो तरह के नेचर हो सकते हैं कि वो वेव भी है, ऐसे वेव भी है और फोटोन्स भी है, कुल मिला के लाइट इस तरह से है, वेव्स के रूप में भी है और फोटोन्स के रूप में भी है। तो
इसी बात ने डी ब्रोगली को परेशान किया कि जब लाइट के दो नेचर हो सकते हैं, वेव नेचर एंड फोटो नेचर, दोनों नेचर है लाइट के, तो फिर जो पार्टिकल है, कोई मास पार्टिकल, जैसे ये मास पार्टिकल है, इस मास पार्टिकल के भी दो नेचर होने चाहिए, इस मास पार्टिकल के भी दो नेचर होने चाहिए। मतलब ये पार्टिकल तो है ही है, लेकिन इससे रिलेटेड कोई वेव भी होनी चाहिए, कोई तरंग भी होनी चाहिए, कोई तरंग भी होनी चाहिए। लेकिन हम कोई चीज फेंकते हैं तो हमें तो वो स्ट्रेट लाइन में चलती हुई दिखाई देती है, कोई वेव तो नहीं दिखाई देती। जैसे बॉल फेंकते हैं, गेंद फेंकते हैं, कोई और चीज फेंकते हैं, तो हमें तो वो स्ट्रेट लाइन में चलती हुई दिखाई देती है। इस तरह से वेव की तरह चलती हुई नहीं दिखाई देती। इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण समझने की कोशिश करते हैं। तो ये डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई मास पार्टिकल है अगर, तो जैसे लाइट के दो फॉर्म होते हैं, वैसे मास पार्टिकल के भी दो फॉर्म होंगे कि पार्टिकल तो वह ही है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई वेव भी होती है, वेव भी होती है। तो इसे कहते हैं मैटर वेव, मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव, एक ही बात है। द्रव्य तरंग मतलब द्रव्य से रिलेटेड तरंग, द्रव्य तरंग, मैटर वेव। मैटर वेव, द्रव्य तरंग, या इसी को कहते हैं डी ब्रोगली तरंग, डी ब्रोगली तरंग। और डी ब्रोगली ने यह भी बता दिया कि मैटर यानी मास पार्टिकल से जुड़ी हुई कोई भी वेव होगी, उसका जो वेवलेंथ होगा, तरंग दैर्ध्य, वो उसका फार्मूला भी उसने बता दिया कि उसका फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। ये होता है उस मैटर वेव का या डी ब्रोगली वेव का वेवलेंथ। तो इसे कह सकते हैं मैटर वेवलेंथ या डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा को। और एच क्या है, एच वही था ना पहचाना, क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट। और पी है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी जो होता है ना, वो मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम। क्या मोमेंटम को सिर्फ यही एक फार्मूले से निकाल सकते हैं, और कोई तरीका भी होता है? मोमेंटम को ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2m इंटू ई मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ई की जगह हाफ एम वी, ई कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ई की जगह हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे तो हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम स्क्वायर वी स्क्वायर का मतलब एम वी। इस तरह से भी हम मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो ये लैम्डा यानी वेवलेंथ क्या चीज है और किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, और कोई ज्यादातर चलती हुई दौड़ती हुई चीजें पार्टिकल्स हमें वेव की फॉर्म में क्यों नहीं दिखाई देती? तो पहले तो देखो, वेव इस तरह की होती है ना, वेव इस तरह की होती है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो पीक पॉइंट है, इसे तो बोलते हैं क्रेस्ट यानी श्रृंग, हिंदी में कहते हैं श्रृंग। तो दो क्रेस्ट के पीछे जो दूरी होती है ना, ये इसे बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, दैर्ध्य नहीं दैर्ध्य। इसी तरह ये जो दो गर्त हैं, ट्रफ, दोनों ट्रफ्स के बीच में ये भी एक वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, इसे भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। गौर से देखो, दैर्ध्य यानी वो जो र है वो ध्य के पहले बोला जाएगा, क्योंकि वो आधा है इसलिए वो यहां आएगा, यहां दैर्ध्य होता है, दैर्ध्य नहीं होता। इसी तरह ऊर्ध्व होता है, ऊर्ध्व यानी वर्टिकल, उधर्व नहीं होता, ऊर्ध्व होता है, र यहां आता है। तो ये वेवलेंथ होती है। क्या ये क्रेस्ट और ट्रफ के बीच में वेवलेंथ होती है? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे ये पॉइंट ले, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब मैं इस पॉइंट को ए कह दूं, इसको बी कह दूं, ए और बी जो है वो तो जस्ट अपोजिट मोड में है कि ए वाला पार्टिकल नीचे जाने के मोड में है, बी वाला पार्टिकल जस्ट अपोजिट ऊपर जाने के मोड में है। ये तो अपोजिट मोड में कहलाते हैं। हाँ, ए और सी जो है वो सेम मोड में है। और क्या, ए वाला पार्टिकल नीचे जाने के मोड में और सी वाला भी सेम उसी पोजीशन में नीचे जाने के मोड में। तो ये जो ए और सी के बीच डिस्टेंस है, इसे भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं, ये तरंग दैर्ध्य है। ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह ये पॉइंट जो था, इस पॉइंट से लेकर बी तक की दूरी जो है वो वेवलेंथ है। ठीक है, तो इस तरह से वेवलेंथ होती है। ये वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, या इसे तरंग लंबाई भी कहते हैं, तरंग लंबाई भी कहते हैं। और ये जो क्या है, ये इसे कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसे कहते हैं आयाम। एम्पलीट्यूड यानी मीडियम के पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, तो ये जो इक्विलिब्रियम है, मीन पोजीशन, ये लाल लाइन है ना, लाल, ये मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम है, मध्य स्थिति है,
इस मध्य स्थिति से मैक्सिमम कितने दूर जाते हैं, कितने दूर जाते हैं, ये है एम्पलीट्यूड। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो ये भी है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये है विस्थापन, लाल लाइन से मीन मतलब मीन लाइन से डिस्प्लेसमेंट, और किसी पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट ये है। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अधिकतम विस्थापन जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होगा, ऐसे ये एम्पलीट्यूड, ऐसे इस तरह से एम्पलीट्यूड होता है। जब ये एम्पलीट्यूड कम हो जाए, जैसे ऊपर वाली वेव की बजाय नीचे वाले वेव में जब एम्पलीट्यूड कम हो गया तो ये कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन के पास पहुंचने लग गई, है ना। और इसमें देखो, इसमें तो और ही कम हो गया, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गई, सरल रेखा बन गई ना। और इस लास्ट वाले में देखो, ये तो वही स्ट्रेट लाइन गई। मतलब क्या, मतलब कि जब वेवलेंथ बढ़ने लग जाए, वेवलेंथ बढ़ने लग जाए, देखो वेवलेंथ ज्यादा हो गया, वेवलेंथ बढ़ने लग जाए, एम्पलीट्यूड कम हो जाए तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये देखो एम्पलीट्यूड और कम हो गया, ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो इस तरह से जब हम किसी चीज को फेंकते हैं, गेंद को या किसी पत्थर को, वाटे को फेंकते हैं, तो वो हमें स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ ही दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो एम्पलीट्यूड कम होगा, एम्पलीट्यूड कम होगा, और वेवलेंथ ज्यादा होगी। वेवलेंथ ज्यादा होने से भी क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखता है, इस तरह से चलता हुआ नहीं दिखता। वैसे रियली होता यह है कि हर एक दौड़ते हुए पार्टिकल से रिलेटेड वेव होती है, वेव होती है, ये डी ब्रोगली ने कहा। और इस तरह से होती है, देख सकते हो आप, इस तरह से हो सकती है वो वेव। ये देखो एक नंबर, हाँ देखो इस तरह से, इस तरह से, ये फर्क है। देखो पहले पहले ऊपर ऊपर वाला जो है उसमें तो हमें जो पार्टिकल चलता है तो साफ पता लगता है कि वेव है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा है बेचारे की। तीसरा तो एकदम स्ट्रेट लाइन हो गया, चौथा वेव। इस तरह से वेव फॉर्म में चलते हैं। तो हर एक दौड़ते हुए पार्टिकल से रिलेटेड कोई वेव होती है, तरंग होती है। तो ये हो गया। अब सवाल हमारा ये है कि ये बस थोड़ा सा और बचा है, थोड़ा सा और बचा है। ये जो डी ब्रोगली ने बताया, डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया, बताया कि जो मैटर से रिलेटेड वेव होती है उसे हम मैटर वेव कह सकते हैं। उस मैटर वेव का वेवलेंथ का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो h/p होता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट और p उस पार्टिकल का मोमेंटम। ये बात तो हम अभी थोड़ी देर पहले कर चुके, ठीक है। इसे डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कह सकते हैं, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, और इसे मैटर वेवलेंथ यानी द्रव्य तरंग दैर्ध्य भी कह सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आया कैसे होगा, ये फार्मूला आया कहां से होगा? तो देखो समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपने सुना होगा कि अगर कहीं थोड़ा बहुत मास लॉस होता है, मास डिफेक्ट होता है, तो वो एनर्जी में चेंज हो जाता है इस तरह से, E = mc²। एनर्जी और मास में ये रिलेशन है, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये एनर्जी और मास में आपस में ये रिलेशन है, होता है ना, एनर्जी और मास में आपस में ये रिलेशन है। तो देखिए अगर m मास लॉस हुआ है, कहीं m मास डिफेक्ट हुआ है, तो वो एनर्जी में इस तरह से कन्वर्ट होगा। अगर वो एनर्जी फोटोन के रूप में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ही होगी श्योरली, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होगी, फोटोन के रूप में होगी, तो एक फोटोन की एनर्जी होगी h न्यू। h न्यू को हम चाहें तो hc/λ कर सकते हैं, इस चैप्टर में बहुत बार किया है। अब क्या होगा, इससे क्या बना कि दोनों तरफ अगर हम c से डिवाइड करते हैं तो c और c कट जाए, तो क्या बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा m × c और इधर बन जाएगा h/λ। तो इससे क्या बना, m × c मतलब मास इंटू स्पीड, स्पीड है ना, c स्पीड ऑफ लाइट होती है, ये तो स्पीड ही है। तो m × c मतलब मास इंटू स्पीड, और मास इंटू स्पीड क्या होता है, मास इंटू स्पीड होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम इक्वल h/λ, therefore लैम्डा इक्वल h/p। ये है मैटर वेवलेंथ निकालने का फार्मूला, द्रव्य तरंग दैर्ध्य निकालने का फार्मूला।
अब अलग अलग पार्टिकल्स के रूप में देखा जाए कि हमें क्या क्या पता है और हम कैसे कैसे मैटर वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो एक नंबर, अगर हमें उस पार्टिकल का साफ साफ मोमेंटम पता है, संवेग, रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम, यानी कि जो मास इंटू वेलोसिटी होता है वो वाला मोमेंटम पता है, तो लैम्डा होगा, सिंपल सी बात है, एच अपॉन पी। ठीक है। अगर हमें उस पार्टिकल का मास पता है और उसकी एनर्जी कितनी है ये पता है, मतलब कितनी एनर्जी से, एनर्जी का मतलब यहां पर है काइनेटिक एनर्जी, कितनी एनर्जी से वो दौड़ रहा है, मास और एनर्जी दो चीज पता है, तो लेमडा कैसे निकालेंगे? तो लेमडा कैसे निकालेंगे? तो लेमडा होता है एच अपॉन पी, लेकिन अब पी की जगह क्या हो जाएगा? पी की जगह हो जाएगा 2m इंटू के ई, चलो काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, या जिसे ई कहा था वही तो ई, ई। तो ये इस तरह से हो सकता है, या ज्यादातर बुक्स में ऐसे लिखा मिलेगा आपको कि एच अपॉन रूट 2m ई। m है उस पार्टिकल का मास और e का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो आपको पता ही है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जिसे के ई कहो या ई के कहो, एक ही गल है, एक ही बात है। और ये फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब सोचो, अगर इस ई की जगह आप हाफ एम वी स्क्वायर लिखोगे तो क्या बन जाएगा? हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, और m को एम वी स्क्वायर से 2 का तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर का रूट क्या होगा? पी होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर का रूट पी होगा। अगर हमें उस पार्टिकल की एनर्जी पता है और मास पता है तो हम इस तरह से उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। लेकिन पहला केस क्या कह रहा है? पहला केस कह रहा है कि मैटर वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, तो द्रव्य तरंग जो है वो संवेग के विलोमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है, मतलब मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना ही लैम्डा कम होगा। ठीक है। लेकिन ये रिलेशन जो है दूसरे वाला, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये प्रोपोर्शनल 1/रूट ई, मतलब एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट के, और मास के भी इस प्रकार से डिपेंड करेगा, रूट एम, रूट एम, यहां रूट एम यूज होगा। लेकिन ऊपर वाले में क्या होगा? ऊपर वाले में देखो तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m होगा, है ना, क्योंकि भाई p की जगह क्या लिख सकते हैं हम? एम वी, तो m के ऊपर इस प्रकार डिपेंड करेगा और v के साथ इस प्रकार डिपेंड करेगा। तो देखो यहां तो लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/m और यहां लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/√m। एनर्जी पता है तो नीचे वाली बात होगी, और अगर वेलोसिटी पता है, स्पीड पता है, तो ऊपर वाली बात होगी। और अगर मोमेंटम का पता है तो फिर मास पे डिपेंड नहीं करेगा, फिर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा। अब वो मोमेंटम मास के कारण ज्यादा है या स्पीड के कारण ज्यादा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो इस तरह से होगा। फिर ये दो बातें हो गई, ये दो बातें सिंपल, बिल्कुल सिंपल हो गई। तो देखो, एक तो बात ये हो गई कि मैटर वेवलेंथ यानी द्रव्य तरंग दैर्ध्य होता है h अपॉन पी, और इसे सीधा सीधा कह सकते हैं h अपॉन एम पी। दूसरी बात, अगर हमें पार्टिकल की एनर्जी पता है तो हो गया h अपॉन 2m, और e का मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये फार्मूला हो गया। तो यहां देखा जाएगा तो 1/m के प्रोपोर्शनल होगा, यहां देखा जाएगा इस फार्मूले में जब एनर्जी की बात होगी तो 1/√m के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तीसरी बात है कि कोई क्यू चार्ज का पार्टिकल है और वो कैपिटल V पोटेंशियल से एक्सेलरेटेड है। क्यू चार्ज है पार्टिकल का, क्यू आवेश है, और V वोल्ट से वो त्वरित है, V वोल्ट से उसको स्पीड अप किया जा रहा है, तो जो एनर्जी है वो होगी Q इंटू वी, क्योंकि V क्या होता है? V होता है जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और कूलम को इस कूलम से कैंसिल कर देंगे, इंटू कर देंगे, तो टोटल एनर्जी आ जाएगी जूल में। तो अब जो वेवलेंथ है वो क्या होगा? मतलब चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल V पोटेंशियल से एक्सेलरेट है, V विभव से त्वरित है, तो क्या होगा? तो देखो 2m, और देखो इस E की जगह हो जाएगा Q इंटू वी, Q इंटू वी। ठीक है। इस तरह से
फिर उस पार्टिकल के चार्ज पर भी डिपेंड करेगा, मास पर भी डिपेंड करेगा। कौन? मैटर वेवलेंथ, द्रव्य तरंगदैर्ध्य या डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब और काम की बात आ रही है कि कोई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन है और उसको वी वोल्ट से दौड़ा रहे हैं, वी वोल्ट से अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको वी वोल्ट से दौड़ा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड मैटर वेवलेंथ क्या होगा, उस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड द्रव्य तरंगदैर्ध्य क्या होगा? तो इसे कह दिया लैम्डा ई। लैम्डा ई क्या होगा? h अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल। क्या समझे? पहले तो जो पार्टिकल था उसका पता नहीं था कौन पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास जो होगा वो लिख देंगे, हमें अभी तो पता नहीं है। तो इस तरह से ये हो गया। अगर ये सारी वैल्यूज रख देते हैं, किसकी वैल्यूज? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ये प्लैंक कांस्टेंट, ये सारी वैल्यूज रख के अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 12.27 अपॉन रूट v एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में तो ऐसे होगा, वैसे एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। और आजकल ज्यादातर नैनोमीटर चलता है, तो फिर 1.227 अपॉन रूट v। अब ये हो गया नैनोमीटर। नैनो मतलब 10⁻⁹ होता है। हाँ, थोड़ा सा बता दूं, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एंड एक नैनोमीटर हाँ, एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, ऐसे, ठीक है। तो ये बात हो गई। यहां वैल्यूज हमने किस किस की रखी, तुम्हारे पास ये वैल्यू आई, घर पे कैलकुलेट करो, ट्राई करो, नहीं तो मैं आपको कल करके दिखा सकता हूं अगर आप पूछो तो। भाई पूछा करो, चाहे व्हाट्सएप, देखो नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के पूछ लो, मैं बता दूंगा, नाम सहित बताऊंगा कि किस अच्छे बच्चे ने ये सवाल पूछा है। और आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लेसन चाहिए रोज के, तो बताओ, मैं ट्राई करूंगा, ऐसे जरूर करूंगा, मेरे पास तो टाइम है आजकल तो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप इतना पढ़ ही नहीं पाते, इसलिए शायद और डिमांड नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद, इस चैप्टर के बाद हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन, वो क्या, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में करेंगे, छोटा सा चैप्टर है। तो यहाँ मासेज हमने वैल्यूज किस किस की रखी है, एक तो h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखी है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यूनिट को हमेशा बोला करो साथ में ताकि यूनिट याद हो जाए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पक्का ही है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 10⁻⁻31 kg। एंड E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो हर कोई जानता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ निकालने का रेडीमेड फार्मूला हमारे पास आ गया, और वो फार्मूला ये आ गया, लैम्डा ई इक्वल 1.227 अपॉन रूट v। इलेक्ट्रॉन अगर v वोल्ट से एक्सेलरेटेड है तो उससे रिलेटेड मैटर वेवलेंथ इस तरीके से निकालेंगे, और यूनिट होगी नैनोमीटर। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। अब देखेंगे हम कि अगर प्रोटॉन है तो क्या होगा। प्रोटॉन अगर v वोल्ट से एक्सेलरेटेड है तो प्रोटॉन से रिलेटेड मैटर वेवलेंथ क्या होगा, ये कल देखेंगे। और कुछ अदर पार्टिकल्स का भी देखेंगे। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स, द्रव्य तरंगे, दोनों कल पूरे हो जाएंगे, दूसरे लेसन में पूरे हो जाएंगे। सवाल पूछो ताकि मुझे पता लगे कि आप अवेयर हो।